हमने भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता तक के पूरे टॉपिक्स को खत्म कर लिया। आज हम भारतीय इतिहास के अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो है भारत का वैदिक काल। आपने देखा होगा कि वैदिक काल से 2-3 क्वेश्चंस लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होते ही है। तो मेरे समझ से तो ये एक मस्ट वॉच वीडियो है, जिसे आपको देखकर कंप्लीट करना ही चाहिए। बाकी आपके ऊपर है। आप अगर ये वीडियो पूरा देखेंगे तो 100% आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर हम वैदिक काल के समय की बात करें तो वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के समय में था। ऐसा माना जाता था कि इस काल में भारत पर आर्यों का नियंत्रण था। अब इन आर्यों के मूल निवास का स्थान, यानी वे कहां से भारत में आए, ये अभी भी एक विवादास्पद मुद्दा बना हुआ है। कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्य भारत के ही मूल निवासी थे और कुछ दूसरे विद्वानों का मानना है कि आर्य बाहर से आए थे। जैसे मैक्स मुलर, जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे, उनका मानना था कि ये आर्य मध्य एशिया से भारत आए, जबकि बाल गंगाधर तिलक का मानना है कि ये आर्य यूरोप या आर्कटिक क्षेत्र से भारत आए थे। तो सवाल तो बना रह गया कि आखिर आर्य कहां से भारत आए। तो लोकप्रिय मान्यता के अनुसार आर्यों का 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के दौरान कई चरणों में मध्य एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवास हुआ था। यानी उनका मूल स्थान मध्य एशिया में था, जहां से वे भारत आए थे। बोगजकाई शिलालेख, जो हमें एशिया माइनर यानी तुर्की से मिला है, इसमें 4 वैदिक देवताओं यानी इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का जिक्र है। ये सभी देवता वैदिक काल के देवता हैं। तो ये इस बात को प्रूव करता है कि मध्य एशिया ही आर्यों की मातृभूमि थी। भारत आने वाले आर्यों का समूह सबसे पहले वर्तमान सीमांत प्रांत और पंजाब में जाकर बसा, जिसे उस समय सप्त सिंधु यानी 7 नदियों का क्षेत्र कहा जाता था। वे कई शताब्दियों तक यहां रहे और धीरे धीरे गंगा और यमुना की घाटियों में बसने लगे। तो हमें उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि वैदिक काल में आर्य कहां से आए। अब वैदिक साहित्य के बारे में जानने का है। इसके बारे में पूरी चर्चा मैंने दूसरे वीडियो में की है, जब हम भारतीय स्रोतों के बारे में पढ़ रहे थे। उस वीडियो में हमने वैदिक साहित्य के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ा था। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वैदिक साहित्य को पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यहां हम आगे बढ़ते हैं और वैदिक काल के आगे के पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। वैदिक काल को समझने के लिए हम 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक है ऋग्वेदिक या प्रारंभिक वैदिक काल, जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। ध्यान रखिए कि प्रारंभिक वैदिक काल को ही ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। जहां भी आप ऋग्वेदिक काल का नाम सुनेंगे तो आप समझ जाइएगा कि वह प्रारंभिक वैदिक काल की चर्चा हो रही है। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। तो हम इस चैप्टर को जियोग्राफिकल एरिया यानी भौगोलिक क्षेत्र, पॉलिटी यानी राजनीति, सोसाइटी यानी समाज, रिलीजन यानी धर्म और इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, इन 5 सबहेडिंग्स में बांटकर पढ़ेंगे। जितने भी सबहेडिंग्स होंगी, उन सभी को हम प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में आए बदलावों को जानते हुए कंप्लीट करेंगे। तो अब इन सबहेडिंग्स के हेल्प से पूरे वैदिक काल को जानने के लिए तैयार हो जाइए। और एक बात मैं रिमाइंड करा दूं कि आपको नोट्स साथ साथ बनाते चलना है। प्रारंभिक वैदिक काल के बारे में हमें एकमात्र स्रोत से जानकारी मिलती है, जो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में नदियों, पर्वतों और महासागर के नामों से हमें उस भौगोलिक क्षेत्र का पता चलता है जिसमें ऋग्वेदिक लोग रहते थे। ऋग्वेद में 40 नदियों के बारे में जिक्र है। ऋग्वेद में अलग से एक नदी सूक्त दिया गया है, जिसमें 21 नदियों का जिक्र है। इन नदियों में पूरब में गंगा नदी है और पश्चिम में कुबा नदी है, जो अभी काबुल नदी के नाम से जानी जाती है। इससे आपको भी अंदाजा लग गया होगा कि प्रारंभिक वैदिक काल में वैदिक लोग कहाँ रहते थे। अगर पर्वतों की बात करें तो ऋग्वेद में 2 पर्वतों का जिक्र है। एक है हिमवंत, जिसे हम हिमालय के नाम से जानते हैं, और दूसरा है मुंजवंती, जिसे हम
हिंदू कुश पर्वत के नाम से जानते हैं। इन पर्वतों के नाम से भी आपको अंदाजा लग गया होगा कि प्रारंभिक वैदिक काल में लोग कहाँ रहते थे या किस भौगोलिक क्षेत्र में रहते थे। ऋग्वैदिक लोग उस क्षेत्र में रहते थे जिसे सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता था। सप्त सिंधु में कौन कौन सी नदियां थी? तो इस सप्त सिंधु में एक तो सिंधु नदी थी और उनकी 5 सहायक नदियां भी शामिल थी। ये सहायक नदियां हैं वितस्ता, असिकनी, विपास, परुष्णी और सुतुआद्री और सरस्वती। ऋग्वेद में जिस नदी का सबसे ज्यादा बार उल्लेख किया गया है वो है सिंधु नदी, जबकि ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। प्रारंभिक वैदिक काल में वैदिक संस्कृति का केंद्र सरस्वती नदी ही थी और ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है, जबकि यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। तो ये तो था प्रारंभिक वैदिक काल का भौगोलिक क्षेत्र। अब उत्तर वैदिक काल में उनके भौगोलिक क्षेत्र को समझते हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्यों की बस्तियां लगभग पूरे उत्तरी भारत में फैली हुई थी। प्रारंभिक वैदिक काल में वैदिक संस्कृति का केंद्र सरस्वती नदी थी। उत्तर वैदिक काल में ये बदलकर गंगा नदी पर केंद्रित हो गई। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में नर्मदा, सदानीरा, जिसे आधुनिक समय में गंडक नदी के नाम से जानते हैं, और चंबल जैसी दूसरी नदियों का भी उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में बस्तियों का विस्तार पूर्व की दिशा में हो रहा था। इसके बारे में हमें शतपथ ब्राह्मण से पता चलता है। दोआब क्षेत्र यानी गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्रों में कुरु, पंचाल और काशी जैसे जनपदों का उदय हो चुका था। इस बात से हमें यह पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में दोआब के क्षेत्र में भी वैदिक लोग रहना शुरू कर चुके थे। उत्तर वैदिक साहित्य में एक और पर्वत का नाम लिखा मिलता है। यह है विंध्य पर्वत, जिसे दक्षिणी पर्वत भी कहते हैं। बाद के वेदों में भारत को 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहला नाम है आर्यावर्त, जो उत्तरी भारत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा नाम है मध्य देश, जो मध्य भारत के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और तीसरा नाम है दक्षिण पथ, जिसे दक्षिणी भारत के लिए उपयोग किया जाता था। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि प्रारंभिक और उत्तर वैदिक काल में आर्यों की भौगोलिक स्थिति क्या थी और वे कहाँ रहते थे। अब एक चीज जो आपको यहां तैयार करनी चाहिए वो है नदियों के नाम। अभी के समय में जो नदियां हैं उनको वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो इसकी एक लिस्ट आप बना लीजिए और सबका नाम तैयार कर लीजिए। झेलम नदी को वितस्ता कहा जाता था। चिनाब नदी के लिए असिकानी शब्द का इस्तेमाल होता था। ब्यास नदी को विपास कहा जाता था। रवि नदी का नाम परुष्णी था। सतलुज नदी को सुतुद्री कहते थे। घग्गर नदी को दृशद्वती कहते थे। काबुल नदी के बारे में हमने आपको बताया ही है, इसको कुभान नदी कहा जाता था। तो ये सारे नाम आप तैयार कर लीजिएगा और अब आप मुस्कुराइए और लाइक बटन को दबाइए, क्योंकि वैदिक काल का पहला सेक्शन यानी भौगोलिक क्षेत्र आपका तैयार हो गया। अब हम प्रारंभिक और उत्तर वैदिक काल के पॉलिटी यानी राजनीतिक स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रारंभिक वैदिक काल के राजनीति को समझते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में कुल यानी परिवार सामाजिक और राजनीतिक दोनों संगठनों का आधार था। कुल के ऊपर ग्राम, विज, जन और राष्ट्र थे। ये आप इस ट्रायंगल से समझ सकते हैं कि सबसे नीचे की यूनिट कुल थी। कुल का एक समूह मिलकर ग्राम बनाता था। कई ग्राम मिलकर एक विज बनते थे। कई विज मिलकर जन बनते थे और सबसे ऊपर राष्ट्र था। इन सभी यूनिट के हेड का नाम भी आप याद रखेंगे। कुल यानी परिवार का मुखिया कुलपाक कहलाता था। ग्राम यानी गांव का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। विज यानी कबीले का मुखिया विस्पति कहलाता था। जन यानी लोग के मुखिया को गोप या गोपपति कहते थे और राष्ट्र के मुखिया को राजन कहा जाता था। सरकार के स्वरूप या नेचर ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि यह पितृसत्तात्मक प्रकृति का था, यानी पैट्रियार्कल नेचर का था। राष्ट्र पर राजा या राजन का शासन था और शाही वंश
ज्येष्ठाधिकार के कानून के आधार पर वंशानुगत था। मतलब जो सबसे ज्येष्ठ या बड़ा पुत्र होता था वही अगला राजा बनता था। प्रारंभिक वैदिक काल के राजा के मंत्रियों के बारे में बहुत कम जानकारी है। इस काल में राजा का सबसे करीबी और सबसे पहला रैंकिंग वाला अधिकारी पुरोहित या घरेलू पुजारी था। वही राजा का उपदेशक, मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक था। दूसरे शाही अधिकारियों की बात करें तो दो और अधिकारियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। एक है सेनानी, जो सेना का प्रमुख हुआ करता था, और दूसरा है ग्रामणी, जो गांव के मुखिया थे। सेना में पैदल सैनिक और सारथी शामिल थे, लेकिन राजा के पास स्थायी सेना नहीं थी। हथियारों में लकड़ी, पत्थर, हड्डी और धातुओं का इस्तेमाल किया जाता था। तीरों की नोक धातु या जहरीले सींग से बनी होती थी। ऋग्वेद में सभा, समिति, विदत और गण जैसी सभाओं की बात की गई है। सभा कुछ विशेषाधिकार प्राप्त और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की समिति थी। दो लोकप्रिय सभाएं, सभा और समिति, राजाओं के मनमाने शासन पर अंकुश लगाने का काम करती थी। बाद के वेदों में ये बात दी गई है कि सभा न्याय की अदालत के रूप में काम करती थी। ऋग्वेद में दसराजन युद्ध यानी 10 राजाओं की लड़ाई के बारे में जिक्र है। इसके बारे में बस आप ध्यान में रखेंगे। दसराजन युद्ध आर्यों का आपसी युद्ध था और ये प्रारंभिक वैदिक काल में लड़ा गया। इसमें 10 राजाओं के नाम दिए गए हैं जिन्होंने सुदास के खिलाफ युद्ध में भाग लिया था। सुदास त्रितसुस परिवार के भरत राजा थे। इनके खिलाफ 10 राजाओं ने लड़ाई लड़ी। ये राजा पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और द्रुह्यु के राज्यों के थे। इन 5 राजाओं के साथ 5 अलग राजा भी लड़े जिनका नाम था एलिनस, पक्तस, भलानस, सिबिस और विशानिन। ये युद्ध परुष्णी नदी, जिसे हम रावी नदी कहते हैं, उसके तट पर लड़ा गया था। इस युद्ध में राजा सुदास विजयी हुए थे। तो ये दसराजन युद्ध बस आप ध्यान में रखिए। तो प्रारंभिक वैदिक काल के राजनीतिक स्थिति को जानने के बाद अब हम उत्तर वैदिक काल के राजनीति को पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े राज्य और आलीशान शहर अस्तित्व में आ गए थे। ऐसा माना जाता था कि राजशाही या राजत्व की उत्पत्ति दैवीय है, यानी किंगशिप की डिवाइन ओरिजिन मानी जाने लगी थी, और ये जानकारी हमें तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है। उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्ति में वृद्धि हुई और इसके कारण सरकारी तंत्र पहले से बहुत अधिक विस्तृत हो गया। प्रारंभिक वैदिक काल में हमने पढ़ा था कि राजा का एकमात्र नागरिक अधिकारी पुरोहित हुआ करता था। उत्तर वैदिक काल में नए नागरिक अधिकारी भी अस्तित्व में आए, जिनका नाम आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले था भागदुधा, जो कर संग्रहकर्ता या टैक्स कलेक्टर था। दूसरे अधिकारी थे सूत या सारथी, जो शाही दूत या रथ चलाने वाले थे। तीसरे थे क्षत्रिय, जो चैम्बरलेन या गेटमैन होते थे। और चौथे थे अक्षवाप, जो संदेशवाहक थे। ऋग्वेदिक काल या प्रारंभिक वैदिक काल के सैन्य अधिकारी, जिसको सेनानी कहते थे, और ग्रामणी, जो गांव का मुखिया था, वो उत्तर वैदिक काल में भी काम करते रहे। उत्तर वैदिक काल में ही प्रांतीय सरकार यानी अलग अलग प्रांतों में शासन की एक नियमित प्रणाली की शुरुआत हुई। प्रांतों में जो अधिकारी थे उनका नाम भी आप ध्यान में रखेंगे। इस काल में आदिवासियों द्वारा कब्जा किए गए जो बाहरी क्षेत्र थे, उनके प्रशासन का कार्य जिस अधिकारी को दिया गया उसे स्थापति कहते थे। 100 गांवों के समूह का प्रशासन देखने के लिए जिस अधिकारी को काम दिया गया उसे शतपति कहते थे। उपनिषद में एक और अधिकारी का नाम दिया गया है, जो है उग्रस। संभवतः वो पुलिस अधिकारी था, तो उग्रस पुलिस अधिकारी को कहते थे। ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। हमने अभी आपको बताया था कि ऋग्वेद में 4 सभाओं के बारे में बताया गया है। वे थे सभा, समिति, विदत और गण। इनमें सभा और समिति पहले की ही तरह उत्तर वैदिक काल में भी काम करते रहे, लेकिन इस समय तक विदत नाम की सभा पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। उत्तर वैदिक काल में भी पहले की ही तरह राजाओं के पास स्थायी सेना नहीं होती थी। तो ये था आपका दोनों कालों
यानी ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में भारत की राजनीतिक स्थिति। अब हम इन दोनों कालों के सामाजिक स्थिति को जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि प्रारंभिक वैदिक काल में सामाजिक स्थिति कैसी थी। ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था। ये 4 वर्णों के नाम तो आप सभी जानते ही हैं। ये थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समाज का ये जो वर्गीकरण था वो व्यक्तियों के व्यवसायों या पेशों पर आधारित था। शिक्षकों और पुजारियों को ब्राह्मण कहा जाता था, शासकों और प्रशासकों को क्षत्रिय कहा जाता था, किसानों, व्यापारियों और बैंकरों को वैश्य कहा जाता था और कारीगरों और मजदूरों को शूद्र माना जाता था। ये सारे पेशे लोग अपनी योग्यता और पसंद के अनुसार अपनाते थे और ये पेशे वंशानुगत नहीं हुए थे। एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग पेशे अपनाते थे और अलग अलग वर्णों से संबंधित थे। ऋग्वेद के एक भजन से ये बात हमें पता चलती है। इस भजन में एक व्यक्ति कहता है कि मैं एक गायक हूं, मेरे पिता एक चिकित्सक हैं और मेरी मां अनाज पीसने वाली है। समाज की इकाई के बारे में हमने आपको बताया था जब हम इसकी पॉलिटी पढ़ रहे थे। प्रारंभिक वैदिक काल में समाज की यूनिट या इकाई परिवार थी और परिवार पितृसत्तात्मक थी। इस काल में बाल विवाह प्रचलन में नहीं था। इस काल में कोई यदि विधवा होती थी तो वो अपने मृत पति के छोटे भाई, जिसे नियोग कहा जाता था, उससे विवाह कर सकती थी। पिता की संपत्ति केवल पुत्र को विरासत में मिलती थी। दूध और उसके उत्पाद यानी दही, मक्खन और घी ये आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। दूध के साथ पकाए गए अनाज, जिसे क्षीर पाक मोदनम कहा गया, इसका उल्लेख भी हमें मिलता है। मछली, पक्षियों और जानवरों का मांस भी खाया जाता था। गाय को पहले से ही अघन्य माना जाता था, यानी उसे मारा नहीं जाना चाहिए, ऐसा माना जाता था। ऋग्वेद में गायों को मारने या उन्हें घायल करने वालों को मृत्युदंड या राज्य से निष्कासन का भी प्रावधान था। शराब, सुरा और सोम का भी सेवन किया जाता था। आर्यन लोग मुख्य रूप से कृषक और पशुपालक लोग थे, जो अपनी संपत्ति का आकलन गायों के आधार पर करते थे। उस समय के लोगों के मनोरंजन में संगीत, नृत्य, रथदौड़ और पासाबाजी शामिल थी। तो ये तो थी प्रारंभिक वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था। अब हम उत्तर वैदिक काल के सामाजिक व्यवस्था को जानेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के साथ साथ गोत्र यानी कुल की संस्था भी दिखाई देने लगी। उच्च जातियां निम्न जातियों के साथ विवाह कर सकती थी, लेकिन शूद्रों के साथ विवाह की अनुमति नहीं थी। अब तक समाज में प्रदूषण का विचार दिखने लगा था। कुछ जातियां जो निम्न स्तर के कार्य करती थी या जो ब्राह्मणों के अनुसार अपवित्र कार्य में लगे थे, उन्हें प्रदूषित समझा जाने लगा। जीवन के 4 चरणों यानी जीवन के 4 आश्रमों की बात भी की जाने लगी। इसका पहला रेफरेंस हमें जाबाल उपनिषद में मिलता है। ये 4 आश्रम थे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वामप्रस्थ और संन्यास। आश्रम प्रणाली का गठन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए किया गया था और ये 4 पुरुषार्थ थे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार बेटी दुख का स्रोत है, लेकिन बेटा परिवार का रक्षक है। मैत्रायणी संहिता के अनुसार 3 बुराइयां हैं: शराब, स्त्री और पासा। हालांकि एक पत्नीत्व यानी एक पत्नी रखने वाला पुरुष आदर्श हुआ करता था, लेकिन बहुविवाह यानी एक से अधिक पत्नियां रखने वाला पुरुष अक्सर समाज में होता था। महिलाओं को राजनीतिक सभाओं में भाग लेने से मना किया गया था। ये सभी साक्ष्य हमें ये बताते हैं कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, जिसे बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं, उससे पता चलता है कि कुछ महिलाओं ने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन ये अपवाद की श्रेणी में ही हम रखेंगे। उत्तर वैदिक काल में 10 प्रकार के विवाह का जिक्र है। ये 10 प्रकार बस आपको ध्यान में रखने हैं। पहला है ब्राह्मा विवाह। दहेज के साथ लड़की को किसी पुरुष को देना, ये ब्राह्मा विवाह कहलाता था। दूसरा है दैव विवाह।
पुजारी को उसकी फीस के बदले में खुद की लड़की सौंपना ये दैव विवाह कहलाती थी। तीसरा है अर्श विवाह। वधू मूल्य यानी कन्या का मूल्य स्वीकार करके लड़की को किसी पुरुष को देना, ये अर्श विवाह कहलाता था। चौथा है प्रजापत्य विवाह। इसमें वधू मूल्य मांगे बिना लड़की को किसी पुरुष को सौंपना शामिल था। पांचवा है गंधर्व विवाह। स्वतंत्र पारस्परिक पसंद या अभी के समय में जिसे हम प्रेम विवाह कहते हैं, वो गंधर्व विवाह था। छठा है असुर विवाह। खरीदी गई लड़की से विवाह करना, ये असुर विवाह कहा जाता था। सातवां है राक्षस विवाह। पराजित राजा की बेटी या अपहरण की गई लड़की से विवाह करना राक्षस विवाह कहलाता था। आठवां है पैशाच विवाह। लड़की को बहला फुसलाकर या बलात्कार करके उससे विवाह करना, ये पैशाच विवाह कहलाता था। नौवां है अनुलोम विवाह। इसमें उच्च जाति के वर और निम्न जाति की वधू के बीच विवाह होती थी। 10वां और अंतिम विवाह का प्रकार है प्रतिलोम विवाह। ये अनुलोम विवाह का उल्टा है, यानी निम्न जाति का वर और उच्च जाति की वधू के बीच विवाह को प्रतिलोम विवाह कहते हैं। तो यहां आपका पूरे वैदिक काल की सामाजिक स्थिति का भी पॉइंट्स कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी। तो आप हमें कैसे बताएंगे कि आपको क्लास पसंद आ रही है? इस वीडियो को लाइक करके। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है वैदिक काल की धार्मिक स्थिति। इसमें हम ये जानेंगे कि उस समय कौन कौन से देवताओं को लोग पूजा करते थे। सबसे पहले प्रारंभिक वैदिक काल में धार्मिक संस्कृति को समझते हैं। ऋग्वेदिक काल में पूजे जाने वाले देवता आमतौर पर प्रकृति की शक्तियों के अवतार थे। ऐसा माना जाता था कि दैवीय शक्तियां मनुष्य को वरदान और दंड दोनों प्रदान करने में सक्षम थी। अग्नि को लोग पवित्र मानते थे क्योंकि इसे मनुष्य और ईश्वर के बीच मध्यस्थ माना जाता था। इस काल में लगभग 33 देवता थे। बाद की परंपरा ने उन्हें 3 श्रेणियों में क्लासिफाई करके बताया। ये 3 श्रेणियां थे: स्थलीय देवता जिन्हें पृथ्वी स्थान कहा जाता था, हवाई या मध्यवर्ती देवता जिन्हें अंतरिक्ष स्थान कहा जाता था, और आकाशीय देवता जिन्हें द्युस्थान कहा जाता था। पृथ्वी स्थानीय देवता में पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और नदियां आती थी। अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं में इंद्र, रुद्र, वायुवात और पर्जन्य देवता आते थे। दुस्थानीय देवताओं में दौस, सूर्य, वरुण, अदिति, उषा और अश्विन आते थे। प्रारंभिक वैदिक काल के आर्यों के 3 देवता सबसे लोकप्रिय थे। वे 3 देवता थे इंद्र, अग्नि और वरुण। इंद्र देवता को पुरंदर भी कहा जाता था। पुरंदर का अर्थ है किले का विध्वंसक। ये इस काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। ऋग्वेद में 250 ऋग्वैदिक मंत्र केवल इंद्र को समर्पित है। इन्हें युद्ध के देवता और वर्षा का देवता माना जाता था। प्रारंभिक वैदिक काल के दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता है अग्नि। अग्नि के लिए ऋग्वेद में 200 मंत्र लिखे गए हैं। अग्नि देवता को देवताओं और लोगों के बीच मध्यस्थ माना जाता था। तीसरे महत्वपूर्ण ऋग्वेदिक देवता थे वरुण। जल के साक्षात रूप को वरुण देवता कहा जाता था। ऐसा माना जाता था कि वे ऋतु या प्राकृतिक व्यवस्था को बनाए रखते थे। सूर्य की पूजा 5 रूपों में की जाती थी। तो सूर्य के ये 5 रूप थे: सूर्य, सावित्री, मित्र, पूषण और विष्णु। सबसे पहला रूप सूर्य भगवान का, जो प्रतिदिन 7 घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले अपने रथ में आकाश में यात्रा करते थे। सूर्य देवता के दूसरे रूप सावित्री, ये प्रकाश के देवता थे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र उन्हीं को संबोधित है। सूर्य देवता का तीसरा रूप मित्र था और ये एक सौर देवता थे। सूर्य देवता का चौथा रूप पूषण था, जो विवाह के देवता थे। इनका मुख्य कार्य सड़कों, चरवाहों और आवारा पशुओं की रखवाली करना था। सूर्य देवता का अंतिम रूप था विष्णु, जो एक ऐसे देवता थे जिन्होंने 3 चरणों या उपक्रम में पृथ्वी को ढक लिया था। अन्य देवताओं की बात करें
तो सोम, जो मूल रूप से एक पौधा है जिससे एक शक्तिशाली पेय पदार्थ बनता है जो भांग हो सकता है, इसे पौधों का राजा कहा जाता था। बाद में सोम देवता की पहचान चंद्रमा से हुई। ऋग्वेद के 9वें मंडल में 114 मंत्र सोम के लिए है। इसी से ऋग्वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल भी कहते हैं। कुछ और देवताओं की बात करें तो रुद्र पशुओं के देवता थे। द्यौस सबसे पुराने देवता और दुनिया के पिता माने जाते थे। यम मृत्यु के देवता थे। अश्विन या नासत्य स्वास्थ्य, युवा और अमरता के देवता थे। अदिति देवताओं की महान माता मानी जाती थी। सिंधु एक नदी देवी थी। कभी कभी देवताओं को जानवरों के रूप में देखा जाता था, लेकिन जानवरों की पूजा नहीं होती थी। ऋग्वैदिक धर्म की प्रकृति एकेश्वरवाद थी, यानी कई देवताओं में विश्वास, लेकिन प्रत्येक देवता बारी बारी से सर्वोच्च के रूप में खड़ा होता था। यानी ऋग्वैदिक लोग कई देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन सभी देवता को बारी बारी से सर्वोच्च देवता के रूप में पूजा करते थे। उनके धर्म में मुख्य रूप से देवताओं की पूजा एक साधारण समारोह के साथ होती थी, जिसे यज्ञ या बलिदान के रूप में जाना जाता था। बलि में दूध, घी, अनाज, मांस और सोम की बलि दी जाती थी। तो ये तो प्रारंभिक वैदिक सभ्यता के धर्म और धार्मिक संस्कृति की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि उत्तर वैदिक काल में धर्म और धार्मिक संस्कृति में क्या बदलाव हुए। उत्तर वैदिक काल में जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला वो था कि इंद्र और अग्नि देवता अब थोड़ा बैकग्राउंड में चले गए। अब आर्य लोगों ने नए देवताओं की उपासना शुरू कर दी। एक थे प्रजापति देवता, जो ब्रह्मांड के निर्माता थे, और इन्हीं ही बाद में ब्रह्मा के नाम से जाना गया। दूसरे देवता थे विष्णु, जो आर्यों के संरक्षक देवता थे। तीसरे थे रुद्र देवता, जो पशुओं के देवता थे, और इन्हीं ही बाद में शिव या महेश के रूप में पहचाना गया। इन सभी देवताओं में प्रजापति सर्वोच्च देवता बन गए। आपको मैंने प्रारंभिक वैदिक सभ्यता के धार्मिक संस्कृति में बताया था कि एक पुशान देवता थे, जो मवेशियों की रक्षा करते थे और मवेशियों के रक्षक देवता थे। अब उत्तर वैदिक काल में वे शूद्रों के देवता बन गए। कई धर्मों में पुनर्जन्म को माना जाता है, और यह भी माना जाता है कि इंसान के कर्म ही ये तय करते हैं कि उसका जीवन कैसा होगा। तो ये पुनर्जन्म और कर्मों के फल का सिद्धांत इसी समय में आया, और ये बात सबसे पहले बृहदारण्यक उपनिषद में ही बताई गई थी। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले पुनर्जन्म और कर्मों का सिद्धांत किस उपनिषद में दिया गया था। हमने आपको प्रारंभिक वैदिक काल के धार्मिक संस्कृति के अंत में बताया था कि धर्म में मुख्य रूप से देवताओं की पूजा एक साधारण समारोह के साथ होती थी, जिसे यज्ञ या बलिदान के रूप में जाना जाता था। अब उत्तर वैदिक काल में इस सरल समारोह की जगह विस्तृत बलिदानों ने ले ली। इसके लिए 17 पुजारियों की सेवाओं की आवश्यकता होती थी। बाद के वेदों और ब्राह्मणों में बलिदान या यज्ञ बहुत प्रमुखता से उभरे। यज्ञों और बलिदानों की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई। उत्तर वैदिक काल में बलिदान दो प्रकार के होते थे। एक थी लघु यज्ञ। ये गृहस्थ लोगों द्वारा किया जाने वाला यज्ञ था। पंच महायज्ञ, अग्निहोत्र, दर्श यज्ञ, पूर्णमासा यज्ञ, ये सभी यज्ञ लघु यज्ञ थे। और यज्ञों का दूसरा प्रकार था महायज्ञ। ये ऐसा बलिदान या यज्ञ था जो केवल कुलीन और धनी व्यक्ति और राजा द्वारा ही किया जा सकता था। एक महायज्ञ थी राजसूय यज्ञ, जो शाही अभिषेक के लिए 1 वर्ष से ज्यादा समय तक चलने वाली यज्ञों की एक श्रृंखला या सीरीज थी। और शाही अभिषेक तो बस राजा ही कर सकता था। दूसरी महायज्ञ थी वाजपेय यज्ञ, जो शक्ति के लिए किया जाता था। ये यज्ञ भी 17 दिनों से लेकर पूरे 1 वर्ष तक चलता था। और तीसरा महायज्ञ था अश्वमेध यज्ञ, और इसको तो सभी जानते हैं जिन्होंने रामायण देखी है। इसमें घोड़े की बलि होती थी। ये यज्ञ 3 दिनों तक चलती थी। चौथा महायज्ञ था अग्निष्टोम यज्ञ। ये यज्ञ अग्नि को समर्पित था, और इसमें पशुओं की बलि दी जाती थी। ये यज्ञ वैसे तो 1 दिन तक चलती थी,
लेकिन इस यज्ञ को करने वाला और उसकी पत्नी यज्ञ से 1 साल पहले तपस्वी जीवन बिताते थे। इस यज्ञ के अवसर पर सोम रस का सेवन किया जाता था। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में यज्ञ और बलिदान कितने लंबे समय तक चलती थी और ये कितना इलैबोरेट सेरेमनी बन चुकी थी। और यज्ञों के लिए पुरोहित का होना जरूरी था। इसलिए पुरोहित और ब्राह्मण का वर्चस्व समाज में बढ़ते गया। वैदिक काल के अंत में पंथों, कर्मकांडों और पुरोहिती वर्चस्व के खिलाफ एक तीव्र प्रतिक्रिया उभरी और ये सब हमें उपनिषदों में दिखना शुरू हो चुका था। इसी का प्रभाव था कि महाजनपद काल, जो इसके ठीक बाद हम सब पढ़ेंगे, उस समय तक नए नए विचारधाराओं और धर्मों का उदय होता है। हालांकि ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। वैसे आपको खुशी होगी कि हमने वैदिक काल के धार्मिक संस्कृति को भी पूरा पढ़ लिया। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तभी आप इतने समय तक मेरे साथ बने हुए हैं। तो हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। पूरा पढ़ने के बाद वापस से पूरा लाइक कीजिएगा। अब बात करते हैं वैदिक काल के इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था की। आपको पता है कि पहले लोग नोमैडिक थे, यानी खाना बदोश लोग हुआ करते थे, जो अपने मवेशियों और सगे संबंधियों के साथ एक जगह से दूसरे जगह चारा और दूसरी चीजों के लिए घूमा करते थे। लेकिन प्रारंभिक वैदिक काल के आर्य इस खाना बदोश अवस्था को पार कर चुके थे। अब वे स्थायी रूप से एक जगह निवास करते थे। फिर भी मवेशियों के झुंड को बहुत महत्व दिया जाता था। अलग अलग जानवरों को इनके द्वारा पालतू बनाया जाता था। आपको एक बात यहां ध्यान में रखनी है कि वैदिक काल के लोग शायद बिल्ली, ऊंट और बाघ के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन शेर, हाथी और सुअर जैसे जंगली जानवरों के बारे में उन्हें जानकारी थी। संभवतः उस समय व्यापार बहुत कम था। लोगों को मुद्रा और बाजार के बारे में पता था, लेकिन उसका उपयोग व्यापक रूप से नहीं होता था। और आपको पता है विनिमय यानी एक्सचेंज के लिए क्या उपयोग होता था? तो ध्यान रखिए कि गाय और निश्चित मूल्य के सोने के आभूषण ये विनिमय के माध्यम थे। लोगों को सिक्के के बारे में नहीं जानकारी थी, यानी सिक्कों का उपयोग नहीं होता था। बढ़ी, लोहार, चर्मकार, बुनकर, कुम्हार और अनाज पीसने वाले ऐसे अलग अलग व्यवसायों के लोग वहां थे। वहां शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के स्पेशलिस्ट्स भी थे। घाव भरने और बीमारियों को ठीक करने की कला उस समय के लोगों को आती थी। जड़ी बूटियों और दवाओं के साथ साथ ताबीज और मंत्र भी बीमारियों को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता था। उस समय जो मृदभांड हमें मिले हैं, उन्हें ओसीपी कल्चर यानी ओकर कलर्ड पॉटरी कल्चर का कहते हैं। गेरू रंग के बर्तन उस समय प्रचलन में थे, इसलिए ऐसा कहा जाता है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि ओसीपी कल्चर कब थी। तो याद रखिए कि प्रारंभिक वैदिक काल यानी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के समय में ओसीपी कल्चर थी। तो यहां आपका प्रारंभिक वैदिक काल की पूरी अर्थव्यवस्था का टॉपिक खत्म हुआ। अब हम उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आए, इसको समझते हैं। आपको मैंने अभी बताया था कि ऋग्वेदिक काल में गाय बहुत मूल्यवान हुआ करती थी, उसे अघन्य माना जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में गाय से ज्यादा मूल्यवान भूमि हो गई। लोगों ने मवेशियों के पालन पोषण की तरफ ध्यान कम कर दिया और वे कृषि की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगे। हल को कभी कभी 24 बैलों द्वारा खींचा जाता था। खेतों में खाद का उपयोग किया जाता था। चावल, जौ, सेम, तिल और गेहूं की खेती की जाती थी। मछुआरों, धोबियों, रंगाई करने वालों और द्वारपालों जैसे नए व्यवसायों से हमें ये पता चलता है कि वस्तुओं का उत्पादन धीरे धीरे उन्नत हुआ और बेहतर बना। धातुओं के ज्ञान में भी काफी प्रगति हुई। ऋग्वेद में सोने और अयस, जिसका मतलब है या तो तांबा या लोहा, इसके अलावा टिन, चांदी और लोहे का उल्लेख किया गया था। यानी धातुओं के इस्तेमाल में अब ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। गण और श्रेष्ठन शब्द का भी इस्तेमाल अब के वेदों में हुआ है, जो ये बताता है कि गिल्ड के रूप में व्यापारियों का संगठन बनने लगा था। आपको मैंने बताया था कि प्रारंभिक वैदिक काल में
जो मृत भांड मिलते हैं उन्हें ओसीपी कल्चर यानी ओकर कलर्ड पॉटरी कल्चर का कहते हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो मृत भांड मिले हैं उन्हें हम पीजीडब्ल्यू कल्चर यानी पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर का कहते हैं। तो ये याद रखिए कि पीजीडब्ल्यू कल्चर का टाइम पीरियड क्या है। तो ये 1100 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का है। और उत्तर वैदिक काल के अर्थव्यवस्था के बारे में भी हमने अब समाप्त कर लिया। वैसे तो इस चैप्टर में इतना ही है, लेकिन अंत में हम 12 रत्नों के बारे में जान लेते हैं जो शतपथ ब्राह्मण में दिया गया है। उनको क्या कहकर पुकारा जाता था या उनका क्या नाम था, ये बात आपको यहां से ध्यान में रखनी है। पहला है पुरोहित। पुरोहित यानी जो प्रीस्ट या पुजारी हुआ करते थे उन्हें पुरोहित कहा जाता था। दूसरा शब्द है महिषी। ये शब्द रानी के लिए यूज किया जाता था। तीसरा है युवराज। ये शब्द राजकुमार के लिए उपयोग किया जाता था। चौथा है सुत या सारथी। तो रॉयल हेराल्ड या राजा के रथ को चलाने वाले को सुत या सारथी कहते थे। पांचवा है सेनानी। सेना के जनरल को सेनानी कहा जाता था। ग्रामणी शब्द का उपयोग गांव के मुखिया के लिए किया जाता था। अगला है क्षता। जो गेटमैन या चैम्बरलेन होते थे उन्हें क्षता कहा जाता था। संग्रहित्री शब्द का उपयोग कोषाध्यक्ष यानी ट्रेजरर के लिए किया जाता था। भगदुधा शब्द का इस्तेमाल कर संग्रहकर्ता यानी जो टैक्स कलेक्ट करते थे उनके लिए किया जाता था। अक्षवापा शब्द संदेशवाहक के लिए यूज किया जाता था। राजा के मित्र को पलागला कहा जाता था। और अंत में गोविकर्ता। ये शब्द वन विभाग के प्रमुख के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अब आपका यहाँ वैदिक काल पूरी तरह कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो देर किस बात की, जल्दी से अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कीजिए। और ये वीडियो है हड़प्पा सभ्यता की, जिसमें हमने हड़प्पन काल के सारे पॉइंट्स को डिस्कस करा है। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद हड़प्पा संस्कृति से संबंधित कोई और वीडियो देखने की जरूरत आपको पड़ेगी। लेकिन अगर आप तैयारी में सीरियस है और एक एक नंबर यदि आपके लिए महत्वपूर्ण है तो इसे जरूर देखिए। और बाकी जिन्हें लगता है कि तैयारी की इतनी जरूरत नहीं है तो भाई जल्दी से सीरियस होकर तैयारी शुरू कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी तैयारी के लिए सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। साथ ही जल्दी से आपकी नौकरी लगे, ऐसी दुआ के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।